मंडप की सजावट और मंडप में बैठे हुए क्रिस को देखकर पावनी के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। आज उसे महसूस हो रहा था कि कुछ फैसले लेने में बहुत आसान होते हैं, पर उन पर अमल करना उतना ही मुश्किल होता है। अभी वह इसी उधेड़बुन में फंसी हुई थी जब पंडित जी की आवाज़ आई कि लड़की को मंडप में बुलाया जाए। पंडित जी की आवाज़ कानों में पड़ते ही पावनी जैसे होश में आ गई। फिर उसने सोचा कि जो कदम उसने उठाया है उससे अब वो पीछे नहीं हट सकती है। अब ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। और अपने इरादों को दिल ही दिल में मजबूत करते हुए पावनी ने अपने कदम मंडप की ओर बढ़ा दिए। उसके साथ साथ पूजा भी चल रही थी, जिसने आज ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहन रखा था। उसके साथ चलते हुए पावनी मंडप में पहुंची और चुपचाप क्रिस के बगल में बैठ गई। पावनी के मंडप में बैठते ही शादी की रस्में शुरू कर दी गई। लड़की की ओर से कौन सारी रीतियाँ करेगा, पंडित जी ने पूछा। उनके पूछते ही आरती जी ने तुरंत मानक जी का हाथ पकड़ा और मंडप की ओर बढ़ गई। क्या कर रही हो? मयंक और वंदना है न पावनी का कन्यादान करने के लिए? मानक जी आरती जी की जल्दबाजी पर हैरान होते हुए कहा। अरे आप भी न, वंदना क्रिस की माँ है तो वो और मयंक लड़के की तरफ से रीतियाँ पूरी करेंगे न, आरती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। एक तो मुझे तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम अचानक से पावनी के लिए इतनी खुश कैसे हो गई? वैसे भी मुझे तो तुम लोगों का क्रिस और पावनी की शादी का फैसला ही हजम नहीं हो रहा है। सौतेले ही सही, पर भाई बहन तो है ही, मानक जी ने उलझन भरे अंदाज में कहा। दोनों के बाप भी अलग है और माँ भी, तो कोई भाई बहन नहीं हुए वो। वैसे भी क्रिस पावनी को बहन की नज़र से नहीं देखता, वो पसंद करता है उसे, शादी करना चाहता है। बच्चे कुछ गलत कदम उठाए उससे अच्छा है हमें उन्हें सामाजिक बंधन में बांध दे। आरती जी ने तर्क दिया, जो मानक जी को उतना जमा नहीं, पर वो घर के मामलों से अधिकतर दूर ही रहते थे। घर की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी को दे रखी थी, पर उनके दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि ये सब आरती जी क्रिस या पावनी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि इस डर से कर रही थी कि कहीं उनका बेटा पार्थ पावनी को उनकी बहू न बना दे। उन्होंने हमेशा से देखा था पार्थ ठाकुर का पावनी के आगे ढाल बनकर खड़े होना, जिससे कहीं न कहीं उनके दिमाग में अपने बेटे को लेकर शक था कि वो पावनी का सिर्फ बचपन का दोस्त ही नहीं रहा, अब बल्कि बात शायद कुछ और है। आरती जी ने मानक जी का हाथ पकड़ा और मंडप की ओर बढ़ गई। उन दोनों के वहां पहुंचते ही पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, पावनी के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। अब यह सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि अगर पार्थ अपने तय समय पर नहीं पहुंच पाया और यह शादी हो गई तो क्या होगा। पावनी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी, शादी की रस्म पर उसका जरा भी ध्यान नहीं था। तभी पंडित जी ने आरती जी से कहा, पैर पूजन की रस्म शुरू करिए। पंडित जी के इतना कहते ही आरती जी ने पास खड़ी नौकरानी को पैर पूजन की परात लाने के लिए इशारा किया। नौकरानी जल्दी से पीतल का बड़ा सा परात लेकर आ गई और पावनी और क्रिस के पैरों के नीचे रख दिया। इसके बाद पंडित जी ने मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। पैर पूजन के बाद और भी छोटी छोटी रस्में होती रही, जिनमें पावनी ने बिल्कुल गायब दिमागी से भाग लिया। सारी रस्मों के बाद अचानक पावनी के कानों में पंडित जी की आवाज़ पड़ी और वह जैसे होश में आ गई। वर वधू का गठबंधन किया जाए। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए आरती जी को इशारा किया। आरती जी खुशी खुशी आगे बढ़ी और पावनी के दुपट्टे का क्रिस के गले में पड़ी हुई पट्टिका से गठबंधन कर दिया। अब दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी की आवाज़ पिघलते शीशे की तरह पावनी के कानों में पड़ी, पर वह जस की तस वहीं बैठी रही। पंडित जी ने दोबारा अपनी बात दोहराई, पर इस बार भी पावनी पर कोई असर नहीं हुआ। पावनी को यूं ही बेहरकत बैठा देखकर वंदना आगे बढ़ी और पावनी का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी। पावनी के खड़े होते ही पंडित जी ने फेरों के लिए मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। पावनी खड़ी तो हो गई थी, पर उसके पैर जैसे मन मन भर के हो रहे थे और आगे बढ़ने से इनकारी थे। पावनी को अपनी जगह से आगे बढ़ता ना देखकर क्रिस के तन बदन में आग सी लग गई। कहीं न कहीं उसके मन में यह शक बहुत पहले से ही था कि पावनी और पार्थ के बीच में दोस्ती से ज़्यादा कुछ है, पर अभी फिलहाल वहाँ सबके सामने कोई तमाशा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने चुपचाप खामोशी से पावनी का हाथ पकड़ा और फेरों के लिए आगे बढ़ने लगा। क्रिस के हाथ छूते ही पावनी को जैसे करंट सा लगा और वह झटक कर दूर खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ भी झटक कर क्रिस के हाथों से छुड़ा लिया। क्या हरकत है यह? पावनी के इस तरह से हाथ झटकने से क्रिस को बेइज्जती सी महसूस हुई। मैं यह शादी नहीं करना चाहती, पावनी ने आखिरकार कांपते होठों से
किसी तरह हिम्मत जुटाकर यह शब्द अदा किए, जबकि यह बात सुनकर मानक जी और मयंक जी के साथ साथ बाकी के परिवार वाले और हॉल में मौजूद सारे मेहमान अस्तबद्ध होकर उसकी ओर देखने लगे। पावनी की इस बात पर क्रिस खून का घूंट पी कर रह गया, पर ऊपर से अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ यह अचानक से ना करने की क्या वजह है? कल तक तो तुम खुद शादी के लिए तैयार थी। हाँ, कल तक मैं तैयार थी, यहाँ तक कि मैंने खुद शादी के लिए हाँ बोला था, क्योंकि मुझे लगा था कि कल तुम सबके चेहरे से यह मुखौटा उतारने का सही समय होगा। लेकिन मैं जिसके इंतजार में थी उसको आने में शायद देर है और मैं अब यह नाटक और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, पावनी ने हारे हुए अंदाज में कहा। क्रिस की बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। वह गुस्से से पागल सा होने लगा था। उसकी आंखें गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गई थी। किसे दिखाना चाहती है तू हमारा असली चेहरा? और तेरी अब इस घर में औकात ही क्या है जो तू हमारे साथ यह खेल खेलने चली थी? क्रिस ने गुस्से में उसकी बाजू दबोचते हुए उसे झिंझोड़ कर रख दिया, जबकि उसकी इस हरकत पर पावनी आंखें फाड़े उसे देखती ही रह गई। अब मुझे क्या घूर रही है? चल, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। यह कहकर क्रिस ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी और मंडप की तरफ घसीटने लगा। पावनी ने अपनी नज़रें घुमाकर वहां मौजूद घर वालों की ओर देखा, पर सब अपनी जगह पर पत्थर बने खड़े थे। मानक जी ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, पर आरती जी ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें आंखों से ही रुकने का इशारा कर दिया था। वही मयंक जी वंदना के साथ तमाशाई बने हुए खड़े थे और इस सारे तमाशे पर उन्होंने अपना रुख दूसरी ओर फेर लिया था। पावनी इस समय खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसे शिद्दत से पार्थ की कमी महसूस हो रही थी। वही क्रिस उसे खींचता हुआ मंडप की ओर बढ़ रहा था। तभी पावनी के कानों में पार्थ के कहे शब्द गूंज उठे, एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना पावनी, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने के लिए कभी भी दूसरों से उम्मीद मत रखना, क्योंकि अगर कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है तो वह हम खुद ही है। अगर हम अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते तो फिर हमारे साथ गलत होने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये बात याद आते ही पावनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को पीछे की ओर खींचा और अपने पैर मजबूती से जमीन पर जमा लिए, जिससे कि उसे खींचता हुआ क्रिस अचानक वही झटके से रुक गया। उसने हैरानी से पावनी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर इस समय पूरे बदले हुए भाव थे। उसकी आंसू बहाती आंखें अब अंगारों की तरह सुलग रही थी। मैंने कहा मुझे यह शादी नहीं करनी है, हाथ छोड़ो मेरा, उसने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। लेकिन क्रिस भी एक नंबर का मक्कार था। अब हाथ पकड़ लिया है तो शादी के बाद ही छोड़ूंगा, उसने निहायत कमीनेपन से मुस्कुराकर कहा। बहुत हो गया तमाशा, अब चुपचाप क्रिस के साथ मंडप में फेरे के लिए जाओ। मैं भी देखती हूँ कौन आज इस शादी को रोकेगा। इतनी देर से चुपचाप खड़ी हुई आरती जी ने आगे बढ़ते हुए पावनी से गुस्से में कहा, मैं। तभी वहाँ एक रोबीली आवाज़ गूंज उठी, मैं रोकूंगा इस शादी को और मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए कौन इस शादी को करवाता है। यह आवाज़ सुनते ही हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन पावनी के बेजान जिस्म में इस आवाज़ ने जैसे जान सी डाल दी। उसने एक झटके से गर्दन घुमाकर देखा तो हॉल के एंट्रेंस पर पार्थ ठाकुर खड़ा हुआ था। उसके पीछे प्राची भी खड़ी हुई थी, जो हैरान होकर यह सारा दृश्य देख रही थी। पार्थ की नज़रें सब घर वालों पर से होते हुए पावनी और क्रिस पर जाकर रुक गई। उसकी आंखों में इस वक्त क्या कुछ नहीं था, गुस्सा, बेबसी, गम, सब कुछ तो था उन आंखों में। आज वह अपने पूरे गजबनाक रूप में वहाँ खड़ा हुआ था। गुस्से से उसकी मुठियाँ भींच गई थी। उसकी नज़रें पावनी के चेहरे से होती हुई उसके हाथों पर गई, जिसे इस वक्त क्रिस ने जबरदस्ती पकड़ रखा था। यह देखकर पार्थ ठाकुर की आंखों में जैसे खून उतर आया था। पार्थ को इतने गुस्से में देखकर क्रिस अंदर से घबरा गया था, पर फिर भी वह पावनी का हाथ पकड़ रखा था। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता या करता, पार्थ तेजी से मंडप की ओर बढ़ा और क्रिस के पास पहुंच गया। जब तक क्रिस कुछ समझ पाता, पार्थ ने एक जोरदार पंच उसकी नाक पर जड़ दिया। क्रिस की नाक से हल्का सा खून निकल आया। क्रिस इस बेइज्जती पर आग बबूला हो उठा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? पार्थ का गिरेबान पकड़कर उसने पूछा, लेकिन पार्थ ने कोई जवाब देने के बजाय एक और पंच उसके पेट पर मार दिया। क्रिस इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह अपना पेट पकड़कर झुक गया। बात जब पावनी की हो तो मेरी हिम्मत पर सवाल मत करना, कहते हुए पार्थ ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसे पीछे की ओर जोरदार धक्का दे दिया। क्रिस मंडप से नीचे गिर गया। क्रिस के मंडप से बाहर गिरते ही अब तक हक्की बक्की खड़ी वंदना जैसे होश में आई और पार्थ की तरफ बढ़ते हुए चिल्ला उठी, पागल हो गए हो तुम? भाई है वो तुम्हारा और तुम पावनी को
क्यों नहीं कुछ बोल रहे? वह भी तो इस शादी के लिए तैयार थी। बस, पार्थ गुस्से में दहाड़ा और उसने हाथ ऊपर उठाकर वंदना को आगे बोलने से रोका। एक शब्द और नहीं। पावनी इस शादी के लिए तैयार थी या नहीं, यह मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। मेरी पीठ पीछे यह सारा षड्यंत्र रचा भी कैसे गया? अगर इतनी ही मर्जी शामिल थी पावनी की, तो मेरे आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्यों? वह हलक के बल चीखा। वंदना सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। पार्थ के गुस्से के कहर को हर कोई जानता था, इसलिए इस वक्त किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह जाकर पार्थ को कुछ कहे या रोके। पार्थ, बात सुनो मेरी। बिना कुछ जाने या समझे ऐसे गुस्से में अपना आपा खोना अच्छी बात नहीं है। हाँ, पार्थ ने अपना सर झुकाकर हाँ में हिलाते हुए कहा। फिर उसने अपना सर उठाया और सीधा अपनी माँ की आंखों में देखा और धीरे धीरे कदम उठाता वह उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। बताइए मॉम, क्या बताना चाहती है आप मुझे? ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ? इस वक्त उसका लहजा ऐसा हो रहा था कि एक बार को आरती जी भी सिहर उठी। क्रिस पावनी को पसंद करता है। मैंने खुद देखा उसे कई बार पावनी के आगे पीछे घूमते हुए। तो मैंने सोचा। क्या क्या सोचा आपने मॉम? यही कि इन दोनों की शादी करवा देना चाहिए, है ना? मतलब आप यह कहना चाह रही है कि कल को कोई कुत्ता भी अगर पावनी के आगे पीछे दुम हिलाते घूमेगा तो आप सोचेंगी कि उसकी पावनी से शादी करवा देनी चाहिए, राइट? पार्थ ने गुस्से में आरती जी की बात को काट दिया। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो पार्थ। मेरे बेटे को ऐसे नहीं बोल सकते तुम। वंदना क्रिस की तुलना कुत्ते से होना सहन न कर सकी। ओह, मेरी हद? मेरी हद क्या है? नहीं, मतलब अब आप मुझे बताएंगी कि हद क्या होती है, उसने आप पर जोर देते हुए कहा। फिर उसने अपना सर हल्का सा झुका लिया और बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से अपने माथे को रगड़ने लगा। वैसे मैं आप लोगों से यह सारी बातें कर ही क्यों रहा हूँ? मेरे पास कुछ है आप सबको सुनाने के लिए, उसने बड़े इत्मीनान से कहा और पावनी को अपने करीब आने का इशारा किया। पावनी उसके इशारे पर उसके पास आकर खड़ी हो गई। अब वो बिल्कुल शांत थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे कुछ भी कहने या करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फ़ोन। पार्थ ने हाथ बढ़ाकर पावनी से उसका मोबाइल मांगा। पावनी ने फौरन मोबाइल उसकी ओर बढ़ा दिया। पार्थ ने एक नज़र वहां मौजूद अपने और पावनी के पापा और बाकी रिश्तेदारों पर डाली और मोबाइल ऑन कर दिया। आई होप यू ऑल विल इंजॉय दिस। और इतना कहकर उसने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया। हॉल में उस वक्त बंधन विला के सारे सदस्य और सारे मेहमान इकट्ठा थे जब पार्थ ने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन की। रिकॉर्डिंग ऑन होते ही आरती जी और वंदना समेत क्रिस के चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, पार्थ ने मोबाइल वापस पावनी को दे दिया। कैसा लगा सरप्राइज? आप लोग यह शादी करवाकर शायद मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे, पर आपको यह याद रखना चाहिए था कि आपके सामने पार्थ ठाकुर है। एक तीखी नज़र वंदना और क्रिस पर डालते हुए पार्थ ने कहा, जबकि वह तीनों अभी भी इसी उलझन में थे कि यह सारी बातें पावनी ने कब और कैसे रिकॉर्ड की। दरअसल उस दिन जब पावनी कॉलेज से वापस आई थी तो वह तीनों कुछ खुसर फुसर कर रहे थे और उसे देखकर चुप हो गए थे। पावनी को तभी उन पर शक हुआ था। बाद में दोपहर के खाने के बाद जब वह वंदना के रूम के सामने से गुजर रही थी, तब उसने क्रिस और वंदना जी को पार्थ के आने से पहले पावनी से शादी करने की बात करते सुना था, और यह भी कि कैसे पावनी से शादी के बाद क्रिस उसकी सारी दौलत का हकदार बन जाएगा। पावनी ने फौरन ही यह सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह बिना किसी सबूत के कुछ भी कहेगी तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा, और इस वक्त यह सबूत उसके लिए बहुत काम आया था। मयंक जी और मानक जी बेहद गुस्से से क्रिस को घूर रहे थे। वंदना सकपका गई थी। उनका सारा प्लान चौपट जो हो चुका था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पार्थ एक दिन पहले ही वापस आ जाएगा और ऐसे उनके किए कराए पर पानी फेर देगा। तभी पार्थ आरती जी के सामने आ खड़ा हुआ। वाह मॉम, वाह, उसने ताली बजाते हुए कहा। पावनी से अपनी नफरत में आप इस कदर अंधी हो सकती है, इसका मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था। आप उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने चली थी। क्यों मॉम, जो कुछ भी हुआ उसमें पावनी की क्या गलती है? उसके सवाल पर आरती जी नज़रें चुरा गई। डैड, अंकल, आप लोग चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। मौसी जी और उनके बच्चे, वह तो फिर भी पावनी के लिए पराए हैं, पर आप तो उसके अपने हैं। आप दोनों ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? मयंक जी और मानक जी चुप ही रहे, क्योंकि उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। जब से मालती आंटी गायब हुई है, आप सबका रवैया पावनी के लिए बदतर होता गया। मैं फिर भी खामोशी से सबको बदलते हुए देखता रहा, क्योंकि मैं नहीं बदला था।
कोई और पावनी के लिए खड़ा हो या नहीं हो, मैं हमेशा उसके साथ था, हूँ और रहूँगा। लेकिन आज बात हद से आगे निकल गई है। मैंने सोचा था कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं आराम से इस बारे में आप सबसे बात करूँगा, पर आप सबकी साजिश ने मुझे मजबूर कर दिया है। तो अब जो भी होगा अभी होगा। इसी मंडप में मैं पावनी से शादी करूँगा। पार्थ ने जैसे बम फोड़ दिया था। आरती जी लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गई, जबकि वंदना, क्रिस और पूजा मुंह फाड़े हुए पार्थ को देख रहे थे। हालांकि इस बात से मयंक जी और मानक जी थोड़े हैरान जरूर थे, पर कहीं न कहीं वह भी समझ रहे थे कि पार्थ को रोकना मुश्किल है, इसलिए वह दोनों अभी भी चुप ही रहे। पार्थ ने पावनी की ओर देखा, जो आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। उसका बदन हौले हौले काँप रहा था। यहाँ तक का सफ़र तो उसने बहुत हिम्मत से तय कर लिया था, लेकिन ना जाने क्यों सबका अपने प्रति यह रवैया अब उसकी हिम्मत तोड़ गया था। यह ख्याल ही उसके जिस्म से रूह खींचने के लिए काफ़ी था कि इस घर में रहने वाले सारे लोगों की नफरत का शिकार है वह, सिवाय पार्थ के। पार्थ उसके हालात को समझ रहा था। अपनी माँ के जाने के बाद उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन यह शायद उसके बर्दाश्त की हद थी। पार्थ की गैर मौजूदगी में उसने इतनी हिम्मत दिखाई, यही बहुत था। पार्थ ने पावनी की ओर देखा और जैसे ही पावनी की नज़र उससे मिली, पार्थ ने अपनी पलकें झपकाकर उसे आंखों ही आंखों में दिलासा दिया कि वह अकेली नहीं है। फिर उसने अपने कदम पावनी की ओर बढ़ा दिए। पावनी के पास पहुंचकर उसने हौले से उसका हाथ थाम लिया। पावनी ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चले। तभी बाजी अपने हाथ से निकलते देखकर क्रिस आगे बढ़ा। ऐसे कैसे तुम पावनी से शादी कर लोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी यह मंडप मेरी और पावनी की शादी के लिए तैयार किया गया था। तुम क्यों बीच में जबरदस्ती आ रहे हो? उसने तड़कते हुए कहा। अब पार्थ का जब्त जवाब दे गया। वह पूरे गुस्से से क्रिस की ओर बढ़ा। अच्छा, तो कौन रोकेगा मुझे? तू तू शायद ज़्यादा खुशी में यह भूल गया कि तू इस वक्त मेरे घर में खड़ा है। चुपचाप इज्जत से यहाँ से चला जा, वरना तुझे पता नहीं होगा कि जब पार्थ ठाकुर इज्जत से भेजेगा तो क्या होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम मुझे घर से निकालते हो। मैं आज पावनी से शादी करके रहूँगा। इतना कहकर क्रिस आगे बढ़ा और पावनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मंडप की ओर ले जाने लगा। तभी उसे एक जोर का झटका लगा और वह वहीं रुक गया। पार्थ ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया था। क्रिस ने पलटकर देखा तो पार्थ की आंखों में खून उतरा हुआ था। उससे घबराहट में पावनी का हाथ छूट गया। वही पार्थ ने एक जोरदार पंच उसके पेट में जड़ दिया था, तो वही पेट पकड़कर दोहरा हो गया। फिर तो जैसे पार्थ ने उसे अपनी ठोकरों पर रख लिया था। इस वक्त वो पूरा आपे से बाहर हो चुका था। उसका ये रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे रोके। सारे मेहमान भी ये तमाशा देख रहे थे। तभी आरती जी ने पार्थ को पकड़कर क्रिस से दूर किया। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? गुस्से में पागल हो चुके हो क्या? इस लड़की के लिए तुम अपने मौसी के बेटे की जान लेना चाहते हो? वो गुस्से से चिल्लाई। हाँ, वह आरती जी का हाथ झटकता हुआ गला फाड़ कर दहाड़ा। ले लूँगा मैं इसकी जान। इसकी ही नहीं, हर उस इंसान की जान ले लूँगा मैं जो पावनी की तरफ बुरे इरादे से बढ़ेगा। वो जुनून की हालात में बोला। इतनी देर में मौका देखकर वंदना ने क्रिस को वहाँ से उठाया और घर से बाहर भगा दिया, क्योंकि इस समय पार्थ से बचाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आरती जी भी अब पार्थ के सामने चट्टान सी खड़ी थी। मैं तुम्हें हरगिज इस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? जैसे इसकी माँ ने किया वैसे ही कल को यह तुम्हारे साथ भी कर सकती है। कल को यह भी शादी के बाद तुम्हें छोड़कर चली गई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? और फिर यह लड़की हो सकता है पहले ही कहीं चक्कर चलाकर बैठी। बस बस मॉम बस। पार्थ ने अपना एक हाथ ऊपर उठाते हुए आरती जी को बीच में ही टोक दिया। इससे ज़्यादा सुनने की बर्दाश्त नहीं है मुझ में। और वैसे भी मालती आंटी अपनी मर्जी से इस घर से गई है या किसी साजिश का शिकार हुई है, यह भी तो पता नहीं है ना। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है इन सब के पीछे किसी न किसी की साजिश ही होगी, और वह मैं पता लगा कर रहूँगा। और जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती, आप पावनी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगी और ना मैं सुनूंगा। पार्थ ने चट्टानों से मजबूत लहजे में कहा। एक पल को आरती जी भी उससे खौफजदा सी हो गई थी। क्या नहीं था उसके लहजे में उस वक्त? गम, गुस्सा, चेतावनी, सब कुछ। वही प्राची अपने भाई को पावनी के लिए ऐसे सबके सामने डटा देखकर बहुत खुश हुई थी। प्राची अब वहीं किनारे एक कुर्सी पर आराम से बैठ गई थी कि इसी हालात में उससे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और मज़े से सब देखने लगी। सही मायनों में आज उसे अपने भाई पर फक्र महसूस हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं प्राची के दिल को भी ये यकीन था कि मालती जी कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती थी
और पावनी को भी वो बचपन से देखती आ रही थी। उसे पावनी बहुत ज़्यादा पसंद थी। ऐसे में अब जब वो हमेशा के लिए उसके परिवार का हिस्सा बनने जा रही थी तो प्राची की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पार्थ ने आरती जी को चेता दिया था कि वो अब एक भी गलत शब्द नहीं बोलेंगी। आरती जी कुछ देर तक हैरत और बेयकीनी से उसे देखती रही थी। पार्थ ने भी अपनी निगाहें नीची नहीं की थी, क्योंकि आज उसने सही और गलत में से सही को चुनने का पक्का इरादा कर लिया था। फिर सामने चाहे उसकी माँ ही क्यों न हो। कुछ देर तक अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद वो रुख फेरता पावनी की ओर बढ़ गया था, जो आंसू भरी आंखों से उसे ही देखे जा रही थी। इस वक्त उसकी आंखें जज्बातों का समंदर बनी हुई थी। पार्थ ठाकुर के लिए मोहब्बत, यकीन, उसके साथ इतनी मजबूती से खड़े रहने के लिए शुक्रगुजारी और अपने ही बाप के बेगाने रवैये का दुख, सब कुछ नजर आ रहा था उसकी आंखों में। एक लम्हे को तो पार्थ का दिल किया कि वो उसे हर बुरी नज़र, हर बुरे रवैये से बहुत दूर ले जाए, उसे ऐसे छिपा दे कि गम की परछाई भी उस पर ना पड़े। और अब उसने अपना फैसला और ज़्यादा मजबूत कर लिया था। उसने बेहद मजबूती के साथ अपने कदम पावनी की ओर बढ़ाए और उसके करीब आकर बहुत नरमी और मोहब्बत से उसके हाथ को थाम लिया। पावनी ने अपनी भीगी भीगी पलकें उठाकर पार्थ की ओर देखा, जो दुनिया जहाँ की मोहब्बत अपनी आंखों में समेटे उसे ही देख रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, पार्थ ने उसे मंडप की ओर बढ़ने का इशारा किया, पर वो जैसे अभी भी किसी कसमकस में घिरी हुई थी। उसने एक नज़र अपने पिता की ओर देखा, जिनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। वो बस चुपचाप वहाँ खड़े थे। फिर उसने नज़र घुमाकर पार्थ को देखा। पार्थ उसके हालात समझ रहा था। हर लड़की की तरह वो भी अपने पिता की मोहब्बत और उनके आशीर्वाद के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, पर अभी हालात कुछ और ही थे। पार्थ ने उसका हाथ धीरे से दबा दिया, मानो उसे जता रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर पावनी ने भी एक गहरी सांस भरी और पार्थ के कदम से कदम मिलाती हुई मंडप की ओर बढ़ गई। पार्थ ठाकुर पावनी का हाथ पकड़े हुए ही मंडप में बैठ गया। पंडित, जो उतनी देर से सारा तमाशा देख रहे थे और बहुत कुछ समझ भी चुके थे, उन्होंने भी खुशी से विधियाँ शुरू कर दी। जब कन्यादान की बारी आई तो पहले सबसे उत्साहित नजर आ रही आरती जी गुस्से में दनदनाती हुई ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में चली गई। इस वक्त वो इतने गुस्से में थी कि उन्हें अपने इकलौते बेटे की शादी भी देखना गवारा न था। उनके पीछे पीछे ही वंदना भी जा चुकी थी। मानक जी ने अफसोस से सर हिलाते हुए मयंक जी की ओर देखा। मयंक जी उनका इशारा समझ गए और मंडप की ओर बढ़ गए। मैं करूँगा कन्यादान। मयंक जी की आवाज़ पर पावनी हैरत और खुशी के मिले जुले भाव के साथ सर उठाकर देखा। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू अब खुशी के आंसू में बदल गए थे। उसके पिता उसका कन्यादान करने खुद सामने से बोल रहे थे। इससे ज़्यादा खुशी इस समय उसके लिए कुछ नहीं थी। आइए इधर सामने बैठ जाइए और बेटी का हाथ वर के हाथों में दीजिए, पंडित जी मुस्कुराते हुए कहा तो पार्थ ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। मयंक जी ने पावनी का दाहिना हाथ पार्थ के हाथ पर रख दिया और पंडित जी ने कन्यादान की विधि और मंत्र शुरू कर दिए। कन्यादान की रस्म पूरी होते ही जाने क्यों मयंक जी की आंखें भर आई थी। इस वक्त उन्हें मालती जी बहुत शिद्दत से याद आई थी। फिर एक पिता का दिल कैसे इतने बड़े मौके पर भी अपनी बेटी के लिए खुश ना होता। वर वधू का गठबंधन करवा दीजिए। पर आरती तो मानक जी ने कुछ कहना ही चाहा था कि तभी आवाज़ आई, मैं करूँगी अपने भाई का गठबंधन, वैसे भी बहन का भी हक बनता है कुछ। प्राची मुस्कुराती हुई मंडप तक पहुँच चुकी थी। पार्थ ने मोहब्बत से अपनी बड़ी बहन को देखा, जो आज बिल्कुल उसे माँ की तरह लग रही थी। प्राची आगे आई और बेहद प्यार से दोनों का गठबंधन पूरा किया। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की आवाज़ जब पावनी के कानों में पड़ी तो एक बार को तो उसे जैसे यकीन नहीं आया कि वो जिसको दिल से अपना मान चुकी थी, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया, आज वो पूरे हक के साथ उसका हमसफर बनने जा रहा था। पावनी को सब कुछ एक खूबसूरत सपने सा लग रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली कि कहीं आंख खुलते ही ये सपना टूट न जाए। जब वो ऐसे ही बैठी रही तो पार्थ ने नज़रें उसकी तरफ घुमाई। वो आंखें नीचे बैठी हुई थी। वो उसके हालात समझ रहा था। उसने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा और हल्का सा दबा दिया। पावनी ने झट से आंखें खोल दी तो पार्थ ने उसे उठने का इशारा किया और उसका हाथ पकड़े हुए ही उठने लगा। वो दोनों अब फेरों के लिए तैयार थे। पहले 4 फेरों में वर वधू के आगे चलेगा और साथ ही अपनी जीवन संगनी को फेरों के साथ वचन भी देगा। पंडित जी ने समझाया और फेरों के मंत्र पढ़ने लगे। तभी अचानक वहाँ एक जोरदार चींटी की आवाज़ गूंज उठी। सबकी नज़रें आवाज़ की दिशा में घूम गई और सब हैरानी से उधर ही देखने लगे।
अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताइए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए